पापा वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ सुनील बेटा कहो। पापा मैं और नीता सोच रहे हैं कि हम दिल्ली चले जाते हैं, वहां जाकर अपना कुछ काम शुरू करेंगे। पर क्यों बेटा? माना कि हमारा शहर छोटा है, पर भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। अच्छी खासी फैक्ट्री है, इतना अच्छा घर है, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताओ। पापा जी, इस छोटे से शहर में रहकर हम कभी बड़े नहीं बन पाएंगे, और जिस कारखाने में कुल मिलाकर सिर्फ 15 लोग ही काम करते हो। समझ गया। तो तुम दोनों मुझसे पूछ नहीं रहे हो, बल्कि अपना फैसला बता रहे हो। इतना कहकर किशनलाल डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चले गए। उनकी पत्नी माला भी उनके पीछे चली गई। दरअसल किशनलाल ने बड़ी मेहनत से अपने शहर में ही अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री खड़ी की थी, जहां हाथों से कंबल बनाकर तैयार किए जाते थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा सुनील और छोटा बेटा सुशील। सुनील बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी था और नीता के रूप में उसे पत्नी भी ठीक वैसी ही मिली थी, जबकि छोटा बेटा सुशील हमेशा से माता पिता की सेवा करने वाला था और उसकी पत्नी शालिनी भी उसी के जैसी थी। ठीक 1 हफ्ते बाद सुनील और नीता घर छोड़कर दिल्ली चले गए और मजबूरन किशनलाल को अपनी आधी संपत्ति बेचकर सुनील के नाम करनी पड़ी, जिसके चलते अब उनकी फैक्ट्री पहले से भी छोटी रह गई। और फिर एक दिन, बेटा सुशील। जी पापा जी। बेटा हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। हमारे कंबल अब बिक नहीं रहे। असल में मशीनों से बने कंबल देखने में भी अच्छे लगते हैं और कम लागत में तैयार हो जाते हैं। ऐसे तो अपनी फैक्ट्री डूब जाएगी बेटा। हाँ पापा जी, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। वैसे मैंने और शालिनी ने कुछ सोचा है पापा जी। हाँ तो बोलो बेटा। अगर हमें फैक्ट्री चलानी है तो हमें मशीन तो लगानी ही पड़ेगी पापा जी। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी बेटी। सही है, ऐसा ही करते हैं। एक तरफ किशनलाल से मिले पैसों की मदद से सुनील और नीता ने दिल्ली में कंबल और गद्दे की एक बड़ी दुकान खोल ली थी। तो वहीं बची हुई आधी संपत्ति में से कुछ बेचकर तो कुछ गिरवी रखकर किशनलाल और सुशील ने कंबल बनाने की 3 बड़ी मशीनें खरीद ली। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अभी किशनलाल की फैक्ट्री ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि तभी एक रात आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। घर गिरवी था, सो बैंक वालों ने घर से कुछ लेने नहीं दिया। किशनलाल और सुशील अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गए। उस रात भयंकर ठंड थी। उन चारों ने बस स्टैंड पर ठिठुरते हुए पूरी रात गुजारी। और फिर अगले दिन, सुनिए, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं शालिनी, मैं सब बर्बाद हो गया। न फैक्ट्री रही और ना ही घर। और मेरी बदकिस्मती तो देखो कि अपने हाथों से कंबल बुनने वाले के पास आज अपनी माँ बाप और पत्नी को ठंड से बचाने के लिए एक कंबल तक नहीं है। कोई बात नहीं, अब अगर हम भैया भाभी से जाकर बात करें तो। मैं जानता हूँ भैया को, वो मदद नहीं करेंगे। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जाकर भाभी से बात करती हूँ। अब तो बस उन्हीं से उम्मीद है। और फिर शालिनी तुरंत बस पकड़कर दिल्ली चली आई। वहां पहुंचकर सुनील और नीता की तरक्की देखकर शालिनी को बहुत खुशी हुई, लेकिन शालिनी को वहां देखकर नीता को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। अरे शालिनी, तुम यहाँ कैसे? भाभी, हम बड़ी मुसीबत में हैं, कुछ नहीं बचा। शालिनी ने एक सांस में रोते हुए सारी कहानी नीता को बता दी, लेकिन सारी उम्मीदों को एक पल में तोड़ते हुए नीता ने उससे कहा, देखो शालिनी, पहली बात तो ये कि उस छोटे से शहर में रहना तुम दोनों की ही चॉइस थी, और फिर तुम दोनों ही तो हमेशा से मम्मी पापा के सगे बने फिरते थे, तो फिर अब क्या हो गया? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आप लोग। बस शालिनी, अब तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने के लिए और वक्त नहीं है मेरे पास। तुम जाओ यहाँ से और सुनो, हमारा नजरिया और हमारे रास्ते हमेशा से अलग थे, और शायद इसीलिए हमारे हालात भी बहुत अलग हैं आज। पास ही खड़े सुनील ने एक बार भी नीता को नहीं रोका। शालिनी भी इसके बाद बिना कुछ कहे वहां से वापस लौट आई। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर सुशील सब समझ गया। शालिनी ने देखा कि उसके सास और ससुर बोरी ओढ़कर लेटे हुए थे। ये देखकर शालिनी ने रोते हुए कहा, सुनिए जी, अब हमें ही सब कुछ ठीक करना है और हम ये करके रहेंगे। सुशील शालिनी का इशारा समझ गया था। दोनों ने मिलकर बस स्टैंड के पीछे ही एक झोपड़ी बना ली, जो बस लकड़ी के टुकड़ों और कटी फटी बोरियों से बनी हुई थी। वहीं कुछ ईंटों का चूल्हा बनाकर शालिनी उस पर खाना बनाने लगी, और सुशील अगले ही दिन से अनाज मंडी में बोरे ढोने का काम करने लगा। और फिर मजदूरी से मिले पैसों से वो सबसे पहले 2 कंबल किराए पर लेकर आया। कंबल बहुत सस्ते में मिले थे, इसलिए वो बहुत ही गंदे थे और उनसे बदबू भी आ रही थी। उन्हें ओढ़कर सोना बहुत मुश्किल था, तो शालिनी फौरन उन दोनों कंबलों को धोने लगी। और तभी उसे एक ख्याल आया, हाँ ये ठीक रहेगा। सुनो जी, अब से मैं लोगों के कंबल धोऊंगी। हैं? ये क्या बोल रही हो? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तभी तो मैंने सोच लिया है, मैं यही काम करूंगी।
शालिनी नदी पर गई और वहां पर उसने टेंट वाले कंबल रगड़ रगड़ कर धोए तो उनकी सूरत ही बदल गई। शालिनी ने झोपड़ी के पास से एक तार बांधा और उस पर कंबल सुखाने डाल दिया और एक कागज पर लिखकर टांग दिया, कंबल धुलवाइए। कंबल धोना वाकई मुश्किल काम था, इसीलिए लोग बहुत जल्दी आने लगे और अपने कंबल शालिनी से धुलवाने लगे। धीरे धीरे इतना काम होने लगा कि सुशील भी मजदूरी छोड़कर शालिनी के साथ कंबल धोने के काम में ही लग गया। कुछ पैसे जुड़े तो शालिनी ने 10 नए कंबल खरीद लिए और फिर उन्हें शादी जैसे फंक्शन में किराए पर देने लगी। कंबल एकदम साफ और खुशबूदार थे तो उसके कंबल हाथों हाथ किराए पर उठने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद, पापा जी, क्या आपके जानने में कोई ऐसा है जो कंबल बनाने की मशीन हमें किश्तों पर दिलवा दे? हाँ बेटा, मेरा एक दोस्त है जो ऐसा कर सकता है। शालिनी और किशनलाल गुजरात पहुंचे जहां वो हीरालाल से मिले, जो किशनलाल के पुराने दोस्त थे। हीरालाल ने दोस्ती निभाई और शालिनी को 2 मशीनें दिलवा दी। शालिनी ने मशीनों की आधी कीमत चुकाई और बाकी की किश्तें बनवा ली। फिर वापस लौटकर उसने एक छोटा गोदाम किराए पर लिया और फिर वहीं वो सुशील के साथ मिलकर पूरी मेहनत से कंबल बनाने के काम में लग गई। शालिनी ने खुद ही अपने नए कंबलों को डिजाइन किया और खुद ही उन्हें बेचना शुरू कर दिया। और फिर कुछ सालों के बाद, आइए पापा जी, आपको एक सरप्राइज देना है। क्या हुआ बेटी? शालिनी के हाथ में अपने पुराने घर की चाबी थी जो उसने सारा लोन पटाकर छुड़वा लिया था। देखते ही देखते 2 से 4 और फिर कंबल बनाने की 10 मशीनें खड़ी हो गई थी। वो किराए का गोदाम अब एक कारखाना बन चुका था जो पूरी रफ्तार से चल रहा था। पूरे 30 लोग वहां कंबल बनाने का काम कर रहे थे। अब सब ठीक था। फिर एक दिन, अरे भैया भाभी, आप दोनों अब आइए, अंदर आइए ना। हम बड़ी मुसीबत में हैं शालिनी। पता नहीं कहां से पर मार्केट में केएस नाम का एक नया ब्रांड आया है जिसकी डीलरशिप हमें मिल ही नहीं रही। जब से वो कंबल आए हैं हमारे कंबल तो बिक ही नहीं रहे, घाटे पर घाटा हो रहा है। तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना पुरानी बातों पर मिट्टी डालें और मिलकर काम करें। नीता की बात सुनकर शालिनी ने मुस्कुराते हुए अपने कारखाने की बोर्ड की तरफ देखा जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था किशनलाल एंड सुशीला ग्रुप। यानी जिस केएस ग्रुप की बात असल में नीता कर रही थी उसे शालिनी ने ही खड़ा किया था। और जैसे ही नीता को इस बात का एहसास हुआ उसकी तो जैसे आवाज ही चली गई और वो उल्टे पांव सुनील के साथ वापस लौट गई। ये कहानी है राघव की। राघव का गांव पहाड़ी क्षेत्र में था, पहाड़ों और वादियों से ढका हुआ, जहां पूरे साल ठंड पड़ती थी। वो गांव हर दिन बर्फ की चादर में लिपटा रहता। राघव एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनी थी और उसका 6 महीने का एक बेटा चीनू था। राघव हर रोज जंगल से अपने घर के लिए लकड़ियां काटकर अपने खच्चर पर लाद कर ले आता, जिससे रोज आग जलाकर वो हाथ सेकते और घर को गर्म रखते। ठंड से बचने का यही एकमात्र उपाय था। अधिकतर गांव वालों के पास हीटर था, लेकिन राघव का परिवार गरीब था, इसलिए वो हीटर नहीं खरीद सकते थे। तो उसकी जगह वो लकड़ियां जलाकर अपना गुजारा करते। पर एक दिन जंगलों की कटाई पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक नियम लागू किया जिसमें जंगलों की लकड़ियां काटना गैर कानूनी हो गया। एक दिन राघव अपने दोस्त केशव और किशोर के साथ बैठा था। वो आग लगाकर बैठे थे और हाथ सेक रहे थे। तभी केशव बोला, अरे भाइयों, तुमने ये खबर पढ़ी क्या कि अब सरकार ने जंगलों से लकड़ियां काटने पर पाबंदी लगा दी है और अगर कोई काटता हुआ पकड़ा गया तो उस पर कड़ी सजा भी है। हाँ भाई, अब बताओ, ये इतनी ठंडी जगह है, यहाँ लोग हर रोज लकड़ियां जलाते हैं, तब जाके थोड़ी आग से गर्मी और राहत बनी रहती है। बिना लकड़ियों के तो आग ही नहीं जलेगी, लोग ठंड से ठिठुर कर मर जाएंगे। भाई भैया, हमारे गांव में तो गैस सिलेंडर हीटर सब है, हमें तो कोई जरूरत नहीं है लकड़ियों की। अरे भाई साहब, सब तुम्हारी तरह सुखी और संपन्न थोड़ी हैं। क्यों राघव, अब कुछ सोचा है तूने, क्या करेगा? हीटर खरीद ले भाई, लकड़ियों से गुजारा नहीं हो पाएगा। ठंड देख रहा है कितनी पड़ रही है। मुझे तो इसकी ही ज्यादा चिंता है, लकड़ियां नहीं मिलेंगी तो आग नहीं जला पाएंगे और बिना आग के तो यहाँ गुजारा नामुमकिन है। आदमी भूख से बाद में ठंड से पहले मर जाएगा और इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास कि बाजार से हीटर खरीद के ले आऊं। तो भाई तू लकड़ी का हीटर ले ले। लकड़ी का हीटर मतलब? तुझे नहीं पता है? लकड़ी के हीटर के बारे में नहीं पता? काफी लोग कहते हैं कि उस काली पहाड़ी पर एक पेड़ है, उस पेड़ की ये खासियत है कि उसकी टहनियों को अगर तुम एक बार भी जला दो तो वो महीनों महीनों तक एक ही तापमान में जलती रहती है और उन लकड़ियों से धुआं भी नहीं निकलता। और ऐसा सुना है कि वो पेड़ दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। उनकी टहनियां नीले रंग की होती हैं और पत्ते गुलाबी रंग के।
क्या यार, तू भी कैसी बातें कर रहा है? वो पेड़ पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में मिलता है और वहां जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहां जंगल घना हो जाता है, वहां एक से एक खतरनाक जंगली जानवर हैं और अगर तू उनसे भी बच गया तो उस पेड़ की रखवाली वहां के आदिवासी करते हैं। वो तुझे जान से मार देंगे। तो वहां जाना तो मौत को दावत देना है और आज तक वहां कोई जा भी नहीं पाया है। हाँ, पर अगर कोई लकड़ियां लेकर आ जाए तो उसको किसी हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर कभी। राघव उनकी बातें सुनता है पर बिना कुछ कहे वहां से उठकर चला जाता है। घर की तरफ जाते जाते राघव अपने दोस्तों की बातें सोचता हुआ जाता है। राघव अपने घर पहुंचता है तभी उसकी बीवी सुनिधि अपने बच्चों को गोद में लिए दरवाजे पर आ जाती है और पूछती, क्या हुआ जी, आप लकड़ियां लाए? लकड़ियां कहाँ से लाऊं? सरकार ने रोक लगा दी है पेड़ काटने पे। तो बिना लकड़ियों के खाना कैसे बनेगा और आग कैसे जलेगी? बिना आग के तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। कहीं न कहीं से लकड़ियों का जुगाड़ करिए या शहर से हीटर खरीद कर लाइए। अरे कम से कम चीनू की तो फिक्र करो, बिना आग के तो इसकी ठंड से बुरी हालत हो जाएगी। चीनू की चिंता मुझे भी है, पर क्या करूं, न इतने पैसे हैं कि हीटर खरीद सके, न लकड़ियां मिल रही हैं। पर तुम चिंता न करो, आज भर गुजारा कर लो, कल देखता हूं मैं कुछ। राघव ये बोलकर वहां से चला जाता है। रात में सोते समय राघव के मन में सिर्फ किशोर और केशव की बातें घूम रही थी। आखिर में वो सोच लेता है कि अगले दिन वो उस पहाड़ पर जाएगा और उस अनोखे पेड़ की लकड़ियां लेकर आएगा। अगली सुबह होती है। राघव सुनिधि को बिना बताए अपने खच्चर को अपने साथ लेकर उस पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। राघव पहाड़ी की ऊंचाई की तरफ अपने कदम बढ़ाता जाता है। वो जितना ऊपर की तरफ जाता जंगल उतना ही खूबसूरत और खतरनाक हो जाता। उसे जगह जगह पर जहरीले सांप और तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई आती हैं। लेकिन राघव संभल कर चलता रहता है पर रुकता नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों के आगे उसके छोटे बच्चे और उसकी बीवी की तस्वीर रहती है, जो अगर वो लकड़ियां नहीं ले जा पाएगा तो उसके परिवार के लिए जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे वो हर खतरों से लड़ता पहाड़ी के उस हिस्से तक पहुंच जाता है जहां पर वो पेड़ पाए जाते हैं। तभी उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत और बड़े आकार के पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ की पत्तियां गुलाबी व टहनियां नीले रंग की होती हैं। वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था और बाकी पेड़ों से अलग भी था। धीरे धीरे वो जैसे अपनी नजर घुमाता उसे चारों तरफ वही अनोखे पेड़ दिखाई पड़ते। ये देख राघव सोचता है, लगता है यही वो अनोखे पेड़ हैं जिनकी बातें किशोर और केशव कर रहे थे। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से इन लकड़ियों को काट लेता हूँ और इन्हें खच्चर पर लाद कर गाँव ले चलता हूँ। ये बोलने के बाद राघव अपने काम पर लग गया। वो फटाफट लकड़ियां काटने लगा। तभी उसे किसी के भागने की और अजीब अजीब आवाजें आने लगती है, मानो जैसे बहुत से लोग चिल्लाते हुए राघव की तरफ आ रहे हो। राघव जब तक कुछ सोचता तब तक राघव के चारों तरफ आदिवासी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। उन सबके हाथों में नुकीले औजार होते हैं। राघव उन्हें देखकर डर जाता है, मानो उसने अपनी मृत्यु देख ली हो। आदिवासियों ने राघव के हाथ में कुल्हाड़ी देखी। वे लोग राघव को उठाकर ले जाने लगते हैं। अरे छोड़ो, अरे कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो रे। आदिवासी राघव को उठाकर अपने साथ कबीले में ले जाते हैं। राघव उनके कबीले को देखता है। सब मिलकर राघव को ले जाकर अपने सरदार के पास खड़ा कर देते हैं। सरदार, ये इंसान हमारे अग्नि वृक्ष को काट रहा था, हम इसे पकड़कर आपके पास लाए हैं, बताइए क्या किया जाए इसका? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की, और यहाँ आकर तुम हमारे अग्नि वृक्ष को काट रहे थे ताकि नीचे जाकर तुम लोग उसे बेचकर उसका कारोबार कर सको? नहीं नहीं, रुक जाए, मेरी बात तो सुने। जिसके बाद राघव अपनी सारी परेशानियां सरदार को बताता है। सरदार उसकी सारी बातें सुनता है। हम नहीं जानते कुछ भी, मैं तुमको यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, वरना तुम औरों को भी लेकर आ जाओगे और धीरे धीरे तुम लोग हमारे अग्नि वृक्ष को खत्म कर दोगे। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। ये पेड़ हमारे जीने का आधार है, इसी की वजह से हम लोग जिंदा हैं। यहाँ पूरे साल बर्फ पड़ती है, सूखी लकड़ियाँ मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास आग जलाने का कोई साधन नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम पत्थर से आग जलाते हैं। अगर ये पेड़ तुम लोगों की नजर में आ जाएगा तो तुम लोग इसका गलत इस्तेमाल करोगे। तभी राघव कुछ सोचता है और फिर बोलता है, अगर मैं आपको आग जलाने का एक आसान तरीका दे दूं तो? मतलब आप जो लकड़ियों और पत्थरों से आग जलाते हो ना, उसकी जगह एक ऐसा साधन दे दूं जिससे आसानी से आग जल जाए तो? सरदार राघव की बात समझ नहीं पाता। तभी राघव अपनी पॉकेट से एक लाइटर निकालता है और नीचे पड़ी लकड़ी को लाइटर की मदद से एक झटके में जला देता है। सभी लोग ये देखकर अचंभित रह जाते हैं। ये कैसे किया तुमने? ये धातु हमें दे दो,
हाँ दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं आपकी मदद करूंगा तो आप भी मेरी मदद करेंगे। क्या आप मुझे इस अग्नि वृक्ष की लकड़ियां देंगे? हाँ, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा तुमको कि अग्नि वृक्ष की लकड़ियों को तुम सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल करोगे, और ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे और अपने तक ही रखोगे, और इसके बदले तुमको ये धातु हमें देना पड़ेगा। राघव उसकी सारी बातें मान लेता है और सरदार उसको लाइटर के बदले ढेर सारी लकड़ियां दे देता है, जिसे राघव अपने खच्चर पर लाद कर अपने गांव ले आता है और बिना किसी को बताए वो उन लकड़ियों का इस्तेमाल करता है और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगता है। इस लकड़ी की खास बात ये थी कि ये अग्नि वृक्ष की लकड़ी जलने के बाद कभी राख नहीं बनती थी। इसे जितना मन उतना जलाया जा सकता था और बुझाया जा सकता था। इस तरह राघव और उसके परिवार का जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए।